आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2003 में आई थ्रिलर एडवेंचर फिल्म द बोर्न स्नैचर को। फिल्म की कहानी काफी बेहतरीन है जिसे देखने में आपको काफी मजा आएगा, तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। कहानी की शुरुआत अफ्रीका के नाबीब डेजर्ट को दिखाते हुए होती है। यहाँ पर हम एक रिसर्च टीम को देखते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एक जगह के बारे में पता लगाया था, क्योंकि इनका मानना था कि इस जगह पर खजाना है। दरअसल ये लोग एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम किया करते थे और इनका काम ही रेगिस्तान में दबे हुए खजाने या हीरो को ढूंढना था। और इसीलिए ये तीनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक अंडे के आकार की बड़ी सी चट्टान मिलती है। जब पॉल उस चट्टान पर हथौड़ा मारता है तो वो चट्टान टूट जाती है और उसमें से एक अजीब सा क्रीचर निकलकर इन तीनों को मार देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें शहर में एक लैब को दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर जैक अपनी साथी साइंटिस्ट के साथ एक क्रू की मदद कर रहा था जो कि एक रूम में फंसे हुए थे और उस रूम का टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने वाला था, जिसे जैक अपनी सूझबूझ से कंट्रोल करके उस क्रू की जान बचा लेता है। अब इसके बाद जैक का बॉस उसके पास आता है और उससे फील्ड पर जाकर कुछ ढूंढने का एक काम देता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि जैक उसी रेगिस्तान में पहुंच जाता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब टैक्सी वाला जैक को उतार कर यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी अपनी एक छोटी सी दुकान लगाकर बैठा था। वो बूढ़ा उसे एक कोल्ड ड्रिंक कैन देता है। ये देखकर जैक काफी खुश हो जाता है कि चलो अच्छा है, इस बंजर रेगिस्तान में मुझे कुछ तो मिला। खैर अब जैक को रिसीव करने के लिए कमांडर कार्ल आता है और उसे अपनी कंपनी के बेस पर ले जाता है। बेस के रिसेप्शन पर उसे मिकी के साथ उसका साथी जॉन मिलता है। अब मिकी जैक का पासपोर्ट देखकर उसके सामान की चेकिंग करती है, जिसमें उसे जैक की एक मशीन चार्ली मिलती है जो कि एक ट्रैकर था और ये ट्रैकर 2000 फीट नीचे तक के पानी का पता लगा सकता था। अब चेकिंग के दौरान ही कार्ल का एक साथी टाइटस भी आता है जिसके पास एक मरा हुआ सांप था। खैर जैक की एंट्री करने के लिए मिकी एक डायरी ढूंढती है जिसे कि जॉन अपनी पैंट में रख लेता है। अब उसकी इस बदतमीजी के लिए जैक जॉन को मारकर बेहोश कर देता है और मिकी उस डायरी को लेकर वहां से निकल जाती है। अब थोड़ी देर के बाद जैक और मिकी एक ट्रक से उन लोगों की तलाश में निकल जाते हैं जिन्हें कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जो कि डायमंड्स की खोज के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने अपने ट्रक के ऊपर बहुत सारा फ्यूल कैरी करके रखा था क्योंकि उन्हें 1000 किलोमीटर तक भी भटकना पड़ सकता था। कार्ल भी अपनी फर्स्ट एड किट और अपनी गन को ट्रक में लोड कर लेता है। इसके बाद हम यहाँ पर दो और नए कैरेक्टर से मिलते हैं, जिसमें लड़की का नाम मैग्डा और लड़के का नाम कर्ट था और ये दोनों इस ट्रक के ड्राइवर थे। सफर तय करने से पहले एक बूढ़ा आदमी टाइटस को हड्डी का बना एक लॉकेट देता है जिस पर एक भयानक खोपड़ी का डिजाइन था। खैर अब इनका सफर शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि जैक मिकी की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो रहा था। अब काफी देर तक इस रेगिस्तान में भटकने के बाद मिकी को उन पहले वाले लोगों का ट्रक दिखता है। खैर अब जब ये लोग अपने ट्रक से उतरकर थोड़ा आगे जाते हैं तो इन्हें वहां पर दो इंसानी कंकाल मिलते हैं। एक कंकाल के पास एक चाकू भी था जिसे देखकर कार्ल समझ जाता है कि ये पॉल की बॉडी है। अब सभी लोग यहाँ पर इस बात से हैरान थे कि इन लोगों की मौत तो यहाँ पर सिर्फ 5 से 6 घंटे पहले ही हुई होगी, तो इनकी बॉडी इतनी जल्दी डिकम्पोज होकर कंकाल कैसे बन गई। मिकी इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस बुलाने के लिए कहती है, लेकिन कार्ल का शक उस तीसरे आदमी पर था क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही कंकाल थे जबकि यहाँ पर 3 लोग आए थे, यानी कि उस तीसरे आदमी ने ही इन दोनों को मारा होगा। तभी उन्हें टाइटस आवाज लगाकर अपने पास बुलाता है। यहाँ पर इन्हें पैरों के निशान दिखाई देते हैं जिनका ये लोग पीछा करने लगते हैं। मैग्डा वही ट्रक में थी। अब इन्हें आगे आने के बाद पता चलता है कि शुरुआत में पैरों के सिर्फ 2 ही निशान थे, लेकिन अब उन्हें 4 पैरों के निशान मिल रहे हैं। तभी जैक का ट्रैकर एक डायरेक्शन की तरफ बीप करने लगता है, जिसके बाद सभी लोग उसी तरफ बढ़ जाते हैं। ये लोग एक शमशान जैसी जगह पर पहुंच जाते हैं जिसे देखकर लग रहा था कि शायद यहाँ पर ब्लैक मैजिक होता होगा। टाइटस जैक को यहाँ की किसी भी चीज को छूने से मना करता है और टाइटस को जैसा लॉकेट उस बूढ़े आदमी ने दिया था वैसा ही स्कल यहाँ की हड्डियों पर बना था। खैर अब कर्ट उनके पास ट्रक लेकर पहुंच जाता है और ये सभी लोग ट्रक में सवार होकर अपने बेस पर जाकर एक फोरेंसिक टीम को यहाँ पर भेजने के बारे में सोचते हैं। तभी ना रास्ते में एक कंकाल मिलता है, यानी कि वो तीसरा आदमी भी मर चुका था जिस पर कार्ल को शक था। कार्ल बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि किसी ने उनके साथियों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। कार्ल मैग्डा से कहता है कि हमें उस किलर को खोजना होगा जिसने ऐसा किया, लेकिन मैग्डा उससे मना कर देती है क्योंकि रात होने वाली थी और अब इन्हें रात यहीं पर गुजारनी पड़ती है। जैक को अपने साथ हुए इंसिडेंट याद आते हैं कि वो कैसे ना चाहते हुए भी यहाँ पर आ गया, लेकिन इस सब के बीच भी उसके साथ एक चीज अच्छी हुई कि वो मिकी से मिल पाया। इसके बाद वो रेत पर स्केटिंग करता है जिसे मिकी देख रही थी। इसके बाद मिकी जैक की मशीन को उसके पास लाती है क्योंकि वो बहुत देर से बीप कर रही थी, जिसका मतलब था कि कोई ना कोई इस वीरान रेगिस्तान में इनके आसपास ही है। लेकिन जैक और मिकी अपना रिश्ता बनाने में लगे हुए थे। खैर जब यहाँ पर इन्हें बातें करते हुए काफी देर हो जाती है तो मिकी ट्रक में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन जैक वहीं बाहर रेत पर बैठा रहता है और तभी उसका मशीन जोर जोर से बीप करने लगता
लगता है। जैक जब अपने आसपास देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता और तभी वो क्रीचर उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर जैक चिल्लाते हुए ट्रक के पास जाकर कार्ल को जगाता है। कार्ल जब चारों तरफ अपनी टॉर्च जलाकर देखता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। वो जैक से कहता है कि देखो, तुम अफ्रीका में हो, तुमने जरूर कोई जानवर देखा होगा, यहाँ पर अक्सर ऐसा होता रहता है। तभी मिकी उन्हें बताती है कि हमारे साथियों के कंकाल गायब हैं। कार्ल को लगता है कि ये जरूर जैक ने किया होगा, लेकिन जैक उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम्हें भी पता है कि यहाँ पर कुछ अजीब चल रहा है, और वैसे भी मैं उन हड्डियों का क्या करूंगा। इसके बाद टाइटस उन्हें क्यूलो के बारे में बताता है, जो कि एक क्वीन थी और वो अपनी प्रजाति की पहली और आखिरी जीव है जो कि डायनासोर से भी पहले से है, और वो सिर्फ दूसरी चीजों का शिकार करती है, वो सिर्फ हड्डियों को ही छोड़ती है। लेकिन ये सारी बातें कार्ल को बकवास लगती है। खैर, अब थोड़ी देर के बाद कर्ट और जैक को मशीन से फिर से बीप करने की आवाजें आती हैं, तो कार्ल मैग्डा को ट्रक उसी डायरेक्शन में ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन मैग्डा उसे सुबह होने के लिए कहती है। खैर, अब जैसे ही सुबह होती है ये सभी लोग उस चीज के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब एक जगह आने के बाद ये सभी लोग चारों तरफ उस क्रीचर को ढूंढने लगते हैं। वो क्रीचर उन्हें एक जगह पर दिख जाता है और कार्ल उसे अपनी गन से शूट कर देता है और गोली लगते ही वो क्रीचर राख की तरह बिखर जाता है। जब भी लोग उस जगह पर जाकर देखते हैं तो इन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। कार्ल भी ये देखकर काफी हैरान था। यहाँ पर इन्हें अपने साथियों की गायब हुई हड्डियां मिलती हैं, जिसे कि कर्ट ट्रक में रख देता है। खैर, जब ये लोग वहाँ से निकलने का फैसला करके जैसे ही ट्रक स्टार्ट करते हैं तो ट्रक में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें आग लग जाती है, जिसे मैग्डा बुझा देती है। लेकिन कर्ट बताता है कि अब मुझे इस ट्रक को संभालने में महीनों लग जाएंगे। अब ये सभी लोग अपना रास्ता भटक चुके थे और मिकी के रेडियो चेक करने पर इन्हें सिग्नल भी नहीं मिलता। अब ये सभी लोग यहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। उनके पास से एक प्लेन भी गुजरता है, लेकिन उसका ध्यान इन लोगों पर नहीं जाता। मैग्डा इन लोगों को समझाती है कि देखो, हमारे पास काफी पानी और खाना है, इसलिए तुम लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इन लोगों को यहाँ पर रहते हुए काफी दिन बीत गए थे। अब एक दिन कर्ट टाइटस को रखवाली करने के लिए जगाकर खुद अपने स्लीपिंग बैग में सोने के लिए चला जाता है। तभी यहाँ पर टाइटस को किसी के होने का एहसास होता है और वो क्रीचर कर्ट के पास जा रहा था। इसके बाद जब टाइटस कर्ट को जगाने के लिए जाता है तो वो देखता है कि कर्ट के चेहरे का एक साइड का मांस पूरी तरह से गायब हो चुका है। इसके बाद वो आवाज देकर कार्ल और अपने बाकी साथियों को बुलाता है, लेकिन उनके आने से पहले ही वो क्रीचर जो कि छोटे पार्टिकल्स में बदल गए थे, जो कि छोटी काली रेत जैसे दिख रहे थे, वो टाइटस को भी अपना शिकार बना लेते हैं। तभी कार्ल आकर उस स्लीपिंग बैग पर फायरिंग करने लगता है। जैक और मिकी घायल टाइटस को ट्रक में लेकर जाते हैं। गोली का उस क्रीचर पर कोई असर नहीं हो रहा था, वो इनकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए कार्ल वहाँ पर पेट्रोल छिड़क कर उसके पास आने का इंतजार करता है। मैग्डा उसे आग जलाने से मना करती है क्योंकि इसमें कर्ट भी जल जाता, लेकिन कार्ल मानने वाला नहीं था। तभी जैक बताता है कि वो क्रीचर वापस जा रहा है पेट्रोल की वजह से। इसके बाद सभी लोग टाइटस को देखने लगते हैं। अब जैक ट्रक के चारों तरफ पेट्रोल डालकर सभी को सेव कर लेता है क्योंकि ये क्रीचर पेट्रोल के पास नहीं आ रहा था। तभी कार्ल देखता है कि उस क्रीचर ने कर्ट के कंकाल में समाकर एक खौफनाक रूप ले लिया है। ये देखकर कार्ल उस पर हमला करता है, जिससे वो क्रीचर वहाँ से जाने लगता है। और यहाँ पर कार्ल और जैक में झगड़ा हो जाता है क्योंकि जैक कार्ल को गोली चलाने से रोक रहा था। मिकी उन्हें रोकते हुए समझाती है कि हमें आपस में नहीं लड़ना है। इसके बाद ये सभी लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग पैदल ही अपने बेस में जाकर मदद लाएंगे, और इस बीच मैग्डा टाइटस के साथ ट्रक में ही रहेगी। अगली सुबह मिमी, कार्ल और जैक पैदल ही रेगिस्तान में आगे बढ़ते हैं। काफी दूर आगे आने के बाद उन्हें उनकी तरफ एक रेत का तूफान आता हुआ दिखता है, जिसमें वो सब फंस जाते हैं। खैर, तूफान खत्म होने के बाद ये लोग दोबारा से अपने सामान को चेक करते हैं, जिसमें कि जैक की मशीन टूट गई थी और साथ ही उन्होंने पेट्रोल का एक बॉक्स भी लिया था, जिसका ज्यादातर पेट्रोल रेत में ही गिर गया था। खैर, अब इन्हें चलते चलते रात हो जाती है और वही जगह पर रुकने का फैसला करके अपनी चारों तरफ पेट्रोल डालकर उसके बीच में बैठ जाते हैं। ये तीनों यहाँ पर एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे ही थे कि तभी वो क्रीचर मैग्डा के कंकाल में यहाँ पर आता है। उसने अपने चेहरे की जगह मैग्डा का फेस लगा रखा था। पेट्रोल की वजह से वो घेरे के अंदर तो नहीं आ पाता, तो इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। अब आगे बढ़ने के बाद इन्हें अपने दोस्तों का वही ट्रक मिलता है जिसे लेकर वो उस अंडे के पास आए थे। अब इसीलिए ये लोग सबसे पहले अपने लिए मदद बुलाते हैं और इसके बाद जैक के पीछे ये दोनों भी उस अंडे में चले जाते हैं। अंदर आकर जैक समझ जाता है कि ये जगह उसी क्वीन क्रीचर की है और ये चींटियों की प्रजाति का ही एक विकसित रूप है। अब इनका साथी जॉन भी इनके पास तक पहुँच गया था। वो ऊपर अपने दोस्तों की डेड बॉडीज को देखता है। इधर ये तीनों भी समझ गए थे कि टाइटस की बातें एकदम सही थी। अब जॉन भी उनके पास तक पहुंच जाता है और उन्हें गन पॉइंट पर लेकर उनसे बाकी साथियों के बारे में पता करता है। अभी लोग जॉन को सारी सच्चाई बताते हैं, लेकिन उसे यकीन नहीं आता। उसे लगता है कि इन्होंने डायमंड लेकर अपने बाकी साथियों को मार दिया, इसलिए वो इन तीनों को हथकड़ी पहनाकर अपने बेस की तरफ बढ़ता है। ये तीनों समझ चुके थे कि वो क्रीचर कितना खतरनाक है, इसलिए अगर इन्होंने उसे अभी नहीं रोका तो बाद में रोकना इम्पॉसिबल होगा। इसीलिए कार्ल पीछे से जॉन पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है, क्योंकि वो जान गए थे कि वो क्रीचर अपनी पूरी
पूरी एक कॉलोनी बनाना चाहता है, इसीलिए ये लोग उस माइन के पास आते हैं। उनके पास एक एक्सप्लोसिव लिक्विड था जिसे कार्ल अपने पास रखता है और ये लोग उस माइन के अंदर जाते हैं। इन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था, तभी यहाँ पर जैक को एक पुराना जनरेटर दिखता है जिससे उस माइन में रोशनी हो गई थी और इसके बाद ही उस माइन के अंदर जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि उस क्रीचर को भी इनके होने की खबर लग गई थी। कार्ल उस क्रीचर को देखकर आगे बढ़ने लगता है। उसे आगे बढ़ने से मिकी और जैक रोक रहे थे और जैक उन पर हमला करके एक पिलर गिरा देता है। अब जैक उस क्रीचर का ध्यान भटकाता है और वो क्रीचर जैसे ही जैक के पीछे आता है तो वो एक गड्ढे में गिर जाता है। अब मिकी कार्ल को उठाकर उस गड्ढे के पास आती है। अब कार्ल मिकी को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता ही है कि तभी वो क्रीचर कार्ल का पैर पकड़कर उसे गड्ढे में खींच लेता है। दोनों कार्ल का हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन कार्ल इनसे अपना हाथ छुड़ाकर उस लिक्विड एक्सप्लोजिव को एक्सप्लोड करके खुद के साथ उस क्रीचर को भी मार देता है। अब जैक और मिमी विस्फोट से बचते हुए माइन के एक दूसरे हिस्से में आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें रानी की कोकुन जैसी कोई चीज दिखती है। अब इस जगह पर वो क्रीचर आकर इस जगह को चारों तरफ से घेर लेता है। अब यहाँ पर जैक ये बात समझ जाता है कि ये कोकुन ही इन सभी क्रीचर को कंट्रोल करता है और इसलिए जैक अपने दोस्तों को याद करते हुए उस कोकुन में चाकू मार देता है, जिससे वो सभी क्रीचर मर जाते हैं। और अब ये माइन भी कोलैप्स होने लगती है और माइन के कोलैप्स होने से पहले ही ये दोनों सही सलामत बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर ये दोनों देखते हैं कि उन क्रीचर ने जॉन को भी मार दिया था और ये उस बीच हुआ जब ये लोग माइन के अंदर थे। अब मूवी के आखिर में हम जैक और मिकी को टैक्सी का इंतजार करते हुए देखते हैं, क्योंकि अब मिकी का काम यहाँ पर पूरा हो चुका था। अब जैक मिकी का सामान गाड़ी में रखकर उसे गाड़ी में बैठा देता है और तभी हम देखते हैं कि मिकी के सामान में रानी का एक कोकुन था। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ऐसी ही और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।